बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सविता। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों। आज की क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड की, जिसमें आज हम जानेंगे बुद्धि के सिद्धांत यानी कि थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हर बार बुद्धि के सिद्धांत से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, और लास्ट में अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। और आई होप आप सब ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको लगातार बीएड की क्लासेस टॉपिक वाइज मिलती हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बुद्धि के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है। तो पिछली क्लास जो है उसमें कई सारी चीज़ों को हमने जाना है, जैसे कि बुद्धि क्या है, इसका अर्थ, बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि के प्रकार। तो इन सभी चीज़ों को अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो पिछली क्लास देखिएगा, वहाँ से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज इस क्लास में हम सिर्फ बुद्धि के सिद्धांत को जानेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत हैं। बुद्धि किस प्रकार का व्यवहार जो है वो व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है या फिर बुद्धिहीन बनाता है, या फिर अगला प्रश्न क्या है कि बुद्धि किस प्रकार से काम करती है। ये सारे जो प्रश्न हैं इनसे इसके जो उत्तर हैं वो हमें ये नहीं पता चल सकता इन सभी प्रश्नों से कि बुद्धि का ढांचा क्या है, अर्थात बुद्धि में कौन कौन से तत्व शामिल हैं, हमें इनसे ये नहीं पता चल सकता। तो मनोवैज्ञानिकों ने समय समय पर कुछ प्रस्तुत किए बुद्धि संबंधी सिद्धांतों को, जिससे हमें इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है। तो आगे हम एक एक करके जो सारे सिद्धांत हैं, लगभग 10 सिद्धांत हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। पहला है एक कारक सिद्धांत यानी कि यूनिफैक्टर थ्योरी, द्विकारक सिद्धांत या टू फैक्टर थ्योरी, त्रिकारक सिद्धांत यानी कि थ्री फैक्टर थ्योरी, बहुकारक सिद्धांत मल्टीपल फैक्टर, समूह कारक ग्रुप फैक्टर, पदानुक्रमित हियरार्किकल, त्रिआयाम थ्री डायमेंशनल, द्रवीकृत घनीकृत बुद्धि सिद्धांत, फ्लूइड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस थ्योरी, बहुबुद्धि यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस, और त्रितंत्र सिद्धांत यानी कि ट्रियार्किक थ्योरी। तो ये 10 सिद्धांत हैं बुद्धि के, जिन्हें हम आज एक एक करके काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। इसलिए आज की ये क्लास थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं एक एक करके जो सभी कारक है, इन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ते हैं। पहला जो कारक है कौन सा है, तो एक कारक सिद्धांत यानी कि यूनिफैक्टर थ्योरी। इस कारक का प्रतिपादन किसने किया, तो बिने, टर्मन और स्टर्न ने अपने अध्ययनों से इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि बुद्धि अपने में क्या है, एक इकाई कारक शक्ति एवं ऊर्जा है जो व्यक्ति को सभी क्रियाओं को प्रभावित करती है। इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा कि सारी जो ऊर्जा है, सारी शक्ति है, वह बुद्धि अपने एक ही कारक के अंदर निहित करता है, और यही सभी क्रियाओं को, व्यक्ति के सभी क्रियाओं को प्रभावित करती है। तो उनके अनुसार बुद्धि क्या है, एक कारक है जिसके अंदर एक ही कारक है और उसी में सारी चीज़ें शामिल हैं। और ये इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, या फिर द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि आगे सीटेट, यूपीटेट, इन सभी परीक्षाओं में छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अभी से पीरियड में ही आप इन सभी चीज़ों को क्लियर करते चलिएगा। आगे देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि तेज है यानी कि काफ़ी तीव्र है, तो किसी भी कार्य को वह व्यक्ति दक्षता से कर सकता है। और इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति क्या है, बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते, जिसे हम अलग अलग टुकड़ों में बांट नहीं सकते, क्योंकि ये क्या है, यह अविभाज्य इकाई है। इसके द्वारा समस्त मानसिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। परंतु आधुनिक मनोविज्ञान में यानी कि आज का जो मनोविज्ञान है, उसमें इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया है या स्थान नहीं दिया गया है। और यहाँ पर फिगर भी दिया गया है। तो एक कारक बुद्धि का सिद्धांत है, तो एक कारक बनाया गया है, और साथ में ये बताया गया है कि इसी के अंदर सारे कारक निहित हैं, और इसी के अंदर समूह जो है क्रियाओं का, वो सारी चीज़ें एक ही बुद्धि के कारक में निहित है। तो ये फिगर से भी समझ सकते हैं आप। अगला है द्विकारक सिद्धांत यानी कि टू फैक्टर थ्योरी।
इसका प्रतिपादन किसने किया? तो इस सिद्धांत को स्पीयरमैन ने प्रतिपादित किया है और इसमें इन्होंने बुद्धि के दो कारक बताए हैं। पहला सामान्य कारक, दूसरा विशिष्ट कारक। सामान्य कारक जिसे जनरल फैक्टर या शॉर्ट में जी फैक्टर कहते हैं, विशिष्ट कारक जिसे स्पेसिफिक फैक्टर या शॉर्ट में हम एस फैक्टर भी कहते हैं। तो ये जो द्विकारक सिद्धांत है, बुद्धि जो है वो द्विकारक से बनी है। पहला कौन सा? सामान्य कारक और दूसरा विशिष्ट कारक। तो इनके अनुसार बुद्धि द्विकारकों से बनी है। स्पीयरमैन ने यह सिद्धांत दिया है जो कि यहाँ पर फिगर में भी दिया गया है। ये क्या है? जनरल फैक्टर है और ये क्या है? स्पेसिफिक फैक्टर है। और सभी में स्पेसिफिक फैक्टर अलग अलग होता है, इसलिए फिगर में भी ऐसा यहाँ पर दर्शाया गया है। आगे कुछ चीज़ें लिखी हैं। स्पीयरमैन ने बुद्धि को दो योग्यताओं का योग माना है और सामान्य कारक व्यक्तित्व को सभी प्रकार के कार्यों में सहायता करती है क्योंकि वह सामान्य कारक है, सभी व्यक्तियों में पाया जाता है, तो सभी व्यक्तियों के कार्यों में सहायता करता है। और विशिष्ट कारक विशेष कार्यों में सहायक होता है क्योंकि इसका नाम ही स्पेसिफिक फैक्टर, यह किसी स्पेसिफिक कार्य के लिए सहायक होता है। उदाहरण देखिएगा, जैसे कोई व्यक्ति है गणित में प्रवीण है, कोई कला में प्रवीण होता है, कोई संगीत में और कोई विज्ञान में। तो सभी व्यक्ति अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह से अच्छा करते हैं और इस विशेष कार्यों में प्रवीणता विशिष्ट बुद्धि कारक यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर के द्वारा ही प्राप्त होती है, जबकि सामान्य कार्य में सामान्य बुद्धि यानी कि जी फैक्टर सहायक होता है। तो ये दो कारक हैं, एस फैक्टर और जी फैक्टर, जो अलग अलग क्षेत्रों में प्रभावित करते हैं या सहायक होते हैं। अब देखिएगा जीव कारक की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो जनरल कारक जो है, यह कारक सभी व्यक्तियों में पाया जाता है और यह कारक जन्मजात होता है यानी कि जन्म से ही आपके अंदर होता है। यह कारक सदैव समान ही रहता है। सामान्य कारक में प्रत्येक व्यक्ति अलग होता है जबकि कारक सामान्य होता है। यह कारक जिस व्यक्ति में ज़्यादा होता है वह दूसरों की अपेक्षा अपने जीवन में कुछ अच्छा कर लेता है या सफल हो जाता है और यह कारक जीवन के प्रायः सभी कार्यों के लिए आवश्यक माना जाता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं सामान्य कारक की। अगला है जो हमारा स्पेसिफिक कारक है, उसकी विशेषताएं हैं, जैसे कि यह कारक भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न अर्थात कम या अधिक मात्रा में पाया जाता है। सभी व्यक्तियों में एक समान या नहीं पाया जाता। कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में बहुत अच्छा कर जाता है तो वहीं दूसरा व्यक्ति अच्छा नहीं कर सकता है उस क्षेत्र में। तो ये अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग पाया जाता है। और यह कारक क्रिया विशिष्ट होता है, अर्थात अलग अलग क्रियाओं के साथ अलग अलग प्रकार के विशिष्ट कारक भी होते हैं। व्यक्ति में जिस विशिष्ट कारक की अधिकता पाई जाएगी वह व्यक्ति उसी चीज़ में निपुण होगा। जैसे आप अगर खाना बनाने में अच्छे हैं, आपके अंदर यह विशिष्ट कारक है बुद्धि का, तो आप बहुत अच्छे से आप खाना बनाने में बहुत अच्छे निपुण हो सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप शेफ भी बन सकते हैं। उसी प्रकार से विशिष्ट कारक को अर्जित किया जा सकता है। जो स्पेसिफिक कारक है वह आप जन्म से तो खाना नहीं बनाते थे, लेकिन बड़े होकर के आपने लोगों को देखा, जाना, तब आप उस चीज़ों को सीख लिया तो आप इसे अर्जित कर सकते हो। आप अपने समाज से, अपने माता पिता, अपने भाई बहनों से चीज़ों को सीख सकते हो या अपने जीवन में उतार सकते हो, तो इसे अर्जित कारक भी कह सकते हैं। अगला है भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार के कारक होते हैं और यह व्यक्तिगत भिन्नता का भी एक कारण होता है या इंडिविजुअल डिफरेंस का भी एक कारण हो सकता है। तो ये आपने देखा। दूसरा हमारा सिद्धांत जो था द्विकारक सिद्धांत। अगला सिद्धांत है त्रिकारक सिद्धांत यानी कि थ्री फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत से स्पीयरमैन ने बुद्धि के जी और एस कारकों के साथ एक कारक और जोड़ दिया और जिसे हम त्रिकारक सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि परीक्षणों में तीन कारकों की आवश्यकता होती है। पहला तो सामान्य बुद्धि है, दूसरा है विशिष्ट बुद्धि और तीसरा क्या है? भाषा या स्थानात्मक ज्ञान। तो स्पीयरमैन ने ही इसमें एक और कारक जोड़ा, भाषा और स्थानात्मक ज्ञान, जिसे मिला करके इन्होंने त्रिकारक सिद्धांत दिया है। लेकिन यह सिद्धांत विवादास्पद रहा या फिर इसमें आप कह सकते हैं काफ़ी विवाद रहा, जिसको सभी लोगों ने नहीं माना या सर्वमान्य यह कारक नहीं हो सका। तो ये फिगर आप देख सकते हैं, ये है जी फैक्टर और ये है एस फैक्टर। बीच में जो यहाँ पर मिलाया गया है यानी कि कॉमन है वो क्या है? भाषा और स्थानिक कारक। तो ये तीन कारक यहाँ पर दिए, इसलिए इस सिद्धांत को हम त्रिकारक सिद्धांत कहते हैं। आगे देखिएगा, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत की आलोचना भी की।
कहा कि बौद्धिक कार्य जटिल तंतु संस्थान से संबंधित होते हैं और विभिन्न तरीकों से संपादित होते हैं। जी और एस सामूहिक कारक ग्रुप फैक्टर के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता। तो ये इसकी इन्होंने आलोचना कर दी थॉर्नडाइक ने। अगला जो कारक है सिद्धांत जो हमारा है वह है बहुकारक सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी, जिसको अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया है। तो बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है? प्रतिपादनकर्ता थॉर्नडाइक महोदय हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इनके मत अनुसार बुद्धि कई प्रकार की शक्तियों का एक समूह होता है और विभिन्न प्रकार की शक्तियों में किसी भी प्रकार की समानता आवश्यक नहीं है। इनके अनुसार थॉर्नडाइक ने बुद्धि के समान तत्व को नहीं माना। इनके विचार से सभी मनुष्य की बुद्धि क्या है? विशेष होती है। इनके अनुसार सभी व्यक्तियों में कुछ चीज़ें सामान्य नहीं है, कुछ भी सामान्य नहीं है। सभी व्यक्तियों में विशेष कारक यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर ही पाए जाते हैं, किसी में जनरल फैक्टर नहीं पाए जाते हैं थॉर्नडाइक महोदय के अनुसार। यदि किसी में एक विषय की योग्यता है तो उससे उसके दूसरे विषय की योग्यता का हम अनुमान नहीं लगा सकते। तो थॉर्नडाइक ने इस बुद्धि को 3 भागों में भी बांटा है। पहला क्या है? सामाजिक बुद्धि यानी कि सोशल इंटेलिजेंस। दूसरा है मूर्त या स्थूल बुद्धि जिसे कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस कहा जाता है। और तीसरा है अमूर्त बुद्धि जिसे एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कहा जाता है। थॉर्नडाइक ने इस बुद्धि को 3 भागों में बांटा है जो आपने यहाँ पर देखा और यहाँ पर फिगर भी दिया गया है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, इन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत सारे कारक होते हैं, तो इसलिए बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत हम इसे कहते हैं। आगे देखिएगा, परंतु आज तक बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत जो हैं वो निर्धारित नहीं हो पाए हैं। जैसे कोई 5 कारक बताता है, कोई 7, कोई 9 और कोई 120 बताकर भी यह कहता है कि इस प्रकार के अन्य कारक भी हो सकते हैं। तो थॉर्नडाइक महोदय ने इसमें एग्जैक्ट यह नहीं बताया कि इसमें कितने कारक होंगे, बस इन्होंने ये कह दिया कि बहुत सारे कारक होंगे, जबकि नंबर इन्होंने नहीं बताया है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिएगा, समूह कारक सिद्धांत जिसे हम ग्रुप फैक्टर थ्योरी बोलते हैं। शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थर्स्टन और कैली ने कहा कि बुद्धि कुछ मानसिक योग्यताओं से बनी है और कैली ने बुद्धि के निर्माण में कुछ 9 मानसिक योग्यताओं का उल्लेख भी किया है। ये कैली का उल्लेख है और थर्स्टन ने भी मानसिक योग्यताओं को बताया है, जिन्होंने यहाँ पर 7 संख्या दी है और कैली ने 9 संख्या बताई है मानसिक योग्यताओं की। कैली के अनुसार पहला है सामाजिक योग्यता, दूसरा वाचिक योग्यता, सांख्यिकी योग्यता, क्रियात्मक योग्यता, शारीरिक, संगीतात्मक, यांत्रिक, रुचि और स्थानिक संबंधी योग्यता। तो ये 9 प्रकार का इन्होंने मानसिक योग्यता बताया कैली ने। आगे देखिएगा, आगे यहाँ पर ये फिगर भी दिया गया है जिसे आप समझ सकते हैं। समूह कारक सिद्धांत है ये और इसमें 9 प्रकार के कारक इसी में शामिल है। आगे देखिएगा, थर्स्टन ने क्या बताया? तो थर्स्टन ने 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं बताई हैं। पहला इनका सांख्यिकी योग्यता है, दूसरा शाब्दिक है, स्थान संबंधी योग्यता है, शब्द प्रवाह योग्यता है, वाचिक या तार्किक, स्मृति संबंधी योग्यता और प्रत्यक्ष संबंधी योग्यता। तो ये 7 प्रकार की मानसिक योग्यताएं किसने बताई हैं? थर्स्टन महोदय ने बताई हैं, जो आपको अच्छे से यहाँ पर याद रखनी है। अगला सिद्धांत हमारा है पदानुक्रमित सिद्धांत या हेरारिकल थ्योरी। फिलिप बर्नर ने मानवीय योग्यताओं की संरचना का वर्णन करते हुए कहा कि मानवीय योग्यताएं एक क्रमिक रूप में व्यवस्थित रहती हैं। इसका एक क्रम होता है, जैसे कि पहले सामान्य कारक, फिर मुख्य समूह कारक, फिर लघु समूह कारक और फिर विशिष्ट कारक। तो ये एक क्रम से कार्य करती हैं, जिसे हम पदानुक्रमित सिद्धांत के रूप में जानते हैं। सामान्य कारक जी सर्वाधिक व्यापक कारक है, यानी कि सबसे बड़ा कारक है और सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में यह सहायक होता है। सामान्य कारक 2 प्रमुख समूह कारकों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे कि पहला शाब्दिक व शैक्षिक योग्यताएं और दूसरा गतिक व यांत्रिक योग्यताएं। तो यहाँ पर हम सामान्य कारक को 2 मुख्य समूह में विभाजित कर सकते हैं, पहला, दूसरा, शाब्दिक, गतिक। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी दी गई हैं, जैसे कि इन दोनों मुख्य समूह कारकों को पुनः शाब्दिक, आंकिक, यांत्रिक, सूचना, प्रयोगात्मक, स्थानिक जैसे लघु कारकों में भी बांटा जा सकता है। और लघु कारकों को विशिष्ट मानसिक कार्यों से संबंधित अनेक विशिष्ट कारकों के रूप में विभक्त भी किया जा सकता है।
तो ये कई सारी चीज़ें आपको थ्योरी के रूप में यहाँ पर दी गई हैं, जो कि आप खुद भी वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप मैंने ये सारी चीज़ें आपको पढ़ करके बताई तो वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये बस आपको इसलिए यहाँ पर दी गई हैं कि आप अपने आंसर को लॉन्ग बना सकें, अपने आंसर को ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में आप डिफ़ाइन कर सकें। तो आप इसे खुद भी आसानी से पढ़ सकते हैं और बहुत ही आसान शब्दों में ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। आगे हम देखेंगे अगला जो हमारा सिद्धांत है, द्रवीकृत घनीकृत बुद्धि सिद्धांत, यानी कि फ्लूइड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस थ्योरी। बुद्धि के स्वरूप को स्पष्ट करने की दिशा में आरबी कैटल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो अगर पूछा जाए कि द्रवीकृत घनीकृत बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आरबी कैटल हैं, जो आपको ध्यान रखना है। इन्होंने सन 1963 में इसका प्रतिपादन किया। पहला द्रवीकृत बुद्धि और दूसरा घनीकृत बुद्धि, ये दो महत्वपूर्ण कारक इन्होंने बताए। द्रवीकृत बुद्धि यानी कि फ्लूइड इंटेलिजेंस, इसके अंदर देखिएगा तो द्रवीकृत बुद्धि का निर्धारण आनुवांशिक कारकों से होता है, यानी कि हम जन्म लेते ही ये चीज़ें हमें पता होती हैं, ये सारे कार्य हम कर सकते हैं, यह द्रवीकृत बुद्धि होती है। वस्तुतः द्रवीकृत बुद्धि स्पीयरमैन के जी कारक के बिल्कुल समान होती है, जो जनरल फैक्टर के बिल्कुल समान है, और इसमें मुख्यतः तर्क शक्ति भी निहित होती है। दूसरा घनीकृत बुद्धि क्या है? क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। द्रवीकृत बुद्धि के विपरीत यानी कि ठीक उल्टा घनीकृत बुद्धि का निर्धारण वातावरणीय कारकों के द्वारा होता है, जिसे हम अर्जित कर सकते हैं अपने वातावरण के थ्रू। वस्तुतः इस बुद्धि में उन क्षमताओं को रखा गया है जिसे व्यक्ति अपनी द्रवीकृत बुद्धि का उपयोग करके अर्जित कर सकता है या प्राप्त कर सकता है। इस बुद्धि का विकास प्रौढ़ावस्थाओं में भी हो सकता है, आप बूढ़े हो गए हैं या फिर आप युवा अवस्था में हैं तो भी आप अर्जित कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के इस प्रकार के दो भागों में विभाजन को समर्थन नहीं दिया। इन्होंने कहा कि बुद्धि अपने आप में एक पूर्ण इकाई है और उसका निर्धारण आनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों ही करते हैं, तो उसे हम दो भागों में विभाजित नहीं कर सकते। इसका समर्थन नहीं किया कुछ मनोवैज्ञानिकों ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सिद्धांत है बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ये किसके द्वारा दिया गया? तो हार्वर्ड गार्डनर ने सन 1983 में बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और ये सिद्धांत काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सीटेट में अक्सर ये सिद्धांत जो है पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखिएगा, हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर के बहुप्रक्रिय यानी कि प्लूरल होता है। उन्होंने कुल 7 प्रकार की बुद्धि बताई जो परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र होती है तथा प्रत्येक के क्रियाशील होने का ढंग अलग अलग होता है। ये 7 प्रकार की बुद्धि है। पहला है भाषाई बुद्धि, जिसे हम लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहते हैं। शब्दों और वाक्यों की बोध क्षमता को प्रदर्शित करती है। देखिए, जो कवि होते हैं, लेखक होते हैं, उनके अंदर भाषाई बुद्धि अधिक पाई जाती है क्योंकि उनको शब्दों और वाक्यों की क्षमता को प्रदर्शित करना बहुत अच्छे ढंग से आता है। अगली बुद्धि है तार्किक गणितीय बुद्धि, जिसे लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। इस बुद्धि से अभिप्राय तर्क करने की क्षमता व अंकों का बोध आदि से होता है। जो व्यक्ति के अंदर गणित वाली क्षमता अधिक होती है, यानी कि वो गणित के सवाल अच्छे से हल कर सकता है, या फिर जो आप कह सकते हैं गणित के टीचर होते हैं, उनके अंदर तार्किक गणितीय बुद्धि अधिक पाई जाती है। अगला है स्थानिक बुद्धि या स्पेशियल इंटेलिजेंस। स्थानिक बुद्धि से तात्पर्य स्थानिक चित्रण व कल्पना शक्ति से है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो बहुत अच्छे से चीज़ों को डेकोरेट कर लेते हैं, कम से कम जगह में बहुत सारी चीज़ों को अरेंज कर लेते हैं, आप उनके अंदर कह सकते हैं कि स्थानिक बुद्धि अधिक पाई जाती है। अगला है शरीर गतिकी बुद्धि, यानी कि बॉडी काइनेटिक इंटेलिजेंस। इस बुद्धि का तात्पर्य शारीरिक गति पर नियंत्रण करने व इसमें प्रवृत्ता लाने की क्षमता से है। जो व्यक्ति स्पोर्ट्समैन होते हैं या फिर डांसर होते हैं, आप कह सकते हैं उनके अंदर शरीर गतिकीय बुद्धि अधिक होती है। अगला है संगीत बुद्धि, यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो संगीत बुद्धि में तारत्व व लय जो है इसके समझने और संगीत सामर्थ्य व निपुणता रहती है। जो गायक होते हैं उनके अंदर संगीत बुद्धि अधिक पाई जाती है। अगला है वैयक्तिक आत्मबुद्धि, पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस। इसमें अपने भाव व संवेगों को मॉनिटर करने, विभेद करने तथा स्वयं के व्यवहार को निर्देशित करने की क्षमता समाहित होती है। जो व्यक्ति खुद को अच्छे से समझ सकता है, अपने संवेगों पर नियंत्रण कर सकता है, अपने व्यवहार को प्रदर्शित कर सकता है सही ढंग से, उस व्यक्ति के अंदर वैयक्तिक आत्मबुद्धि पाई जाती है।
ये सारी जो बुद्धि हैं ये हर व्यक्ति में थोड़ी थोड़ी पाई जाती हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों में ज़्यादा पाई जाती हैं। तो ये बुद्धि जो है इस प्रकार से होती है। अगला जो हमारा है अगली बुद्धि वैयक्तिक अन्य बुद्धि, पर्सनल अदर्स इंटेलिजेंस। वैयक्तिक अन्य बुद्धि से तात्पर्य अन्य व्यक्तियों की इच्छा, अपेक्षा, आवश्यकता आदि को समझने और दूसरों के व्यवहार का पूरे कथन करने की क्षमता आदि से होता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अगले इंसान को अच्छे से समझ सकते हैं, उनके अंदर क्या उनकी आवश्यकताएं हैं, क्या उनकी इच्छाएं हैं। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूसरों को बहुत बेहतर समझ सकते हैं, उनके अंदर वैयक्तिक अन्य बुद्धि या पर्सनल अदर्स इंटेलिजेंस पाई जाती है। तो गार्डनर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में इन सातों तरह की बुद्धि होती है, परंतु आनुवंशिकता तथा वातावरण के प्रभाव के कारण इनमें से कोई एक या फिर अनेक प्रकार की बुद्धि अधिक विकसित हो सकती है। गार्डनर का यह सिद्धांत अंतःक्रिया करती है और फिर वे मुख्यतः स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। यही कारण है कि किसी एक क्षेत्र में प्रखर होने के बावजूद कोई व्यक्ति किसी अन्य क्षेत्र में असफल रहता है। तो कोई एक जो बुद्धि है वो अधिक हावी हो जाती है, या फिर आप कह सकते हैं बहुत अच्छे से विकसित हो जाती है, तो वह व्यक्ति उस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर लेता है। अगला जो हमारा सिद्धांत है, जो लास्ट सिद्धांत है 10वां, त्रितंत्र सिद्धांत या ट्रायर्किक थ्योरी। सन 1886 में रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्र सिद्धांत के रूप में बुद्धि की व्याख्या प्रक्रिया उन्मुख ढंग से करने का प्रयास किया या फिर इसका प्रतिपादन किया। तो बुद्धि को आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया के रूप में इसे स्पष्ट किया। दूसरे शब्दों में तर्क करते समय व्यक्ति के मन में क्या है तथा सूचनाओं को किस ढंग से संसाधित यानी कि प्रोसेस करता है, यही बुद्धि है। स्टर्नबर्ग के अनुसार कूट संकेतन यानी कि इकोडिंग, अनुमान यानी कि इन्फरिंग, व्यवस्था या मैपिंग, अनुप्रयोग एप्लीकेशन और अनुक्रिया या रेस्पॉन्स, इन सभी चरणों में व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित करता है। सूचनाओं के संसाधित करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए स्टर्नबर्ग ने 3 उप सिद्धांत को भी दिया है, जिसे हम त्रितंत्र सिद्धांत कहते हैं या ट्रायर्किक थ्योरी कहते हैं। तो त्रितंत्र सिद्धांत जो है इसमें 3 उप सिद्धांत भी हैं जो हम देखेंगे यहाँ पर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये एग्ज़ाम में ऐसा पूछा नहीं जाता है कि त्रितंत्र सिद्धांत के उप सिद्धांत कौन कौन से इसके नाम बताइए, तो ऐसा नहीं पूछा जाता है। लेकिन ये है कि बीएड में आपको काफ़ी लॉन्ग आंसर लिखना है, काफ़ी अच्छे से डिटेल में लिखना है। तो जब तक आप चीज़ों को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लॉन्ग कैसे बना सकते हैं, इसलिए ये भी पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। देखिएगा, पहला उप सिद्धांत है संदर्भात्मक उप सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपने वातावरण के साथ अनुकूलतम समायोजन के लिए स्वयं को इस प्रकार तैयार करता है कि उसके पास उपलब्ध सूचनाएं जो हैं वह संसाधन हैं तथा उसकी क्षमताओं का सर्वाधिक वह उपयोग कर सके या उसका उपयोग हो सके, जो चीज़ें उसके पास पहले से हैं, जो सूचनाएं हैं और जो संसाधन हैं। तो ये पहला उपसिद्धांत है। दूसरा है उपसिद्धांत अनुभवजन्य उपसिद्धांत। यह उपसिद्धांत वस्तुतः अनुभव से प्राप्त व्यवहारिक ज्ञान से संबंध रखता है। इस उपसिद्धांत में निहित मानसिक क्षमता को अनुभवजन्य बुद्धि भी कहा जाता है। जिन व्यक्तियों में इस प्रकार की बुद्धि अधिक होती है वे परिस्थिति को बहुत जल्दी से समझकर कार्य में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, और इस सिद्धांत के अनुसार अनुभवों के विस्तृत तथा व्यापक होने पर बुद्धि तेज होती है। यानी कि इसे हम एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी कहते हैं। तो जिस व्यक्ति को जिनके पास अनुभव ज़्यादा होते हैं और वे अपने अनुभवों से सीख करके सफल हो जाते हैं, उनके अंदर यह थ्योरी यानी कि अनुभवजन्य उपसिद्धांत या ये बुद्धि पाई जाती है। अगला उपसिद्धांत है घटक उपसिद्धांत। इस उपसिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक ढंग से चिंतन करने की क्षमता होती है, जिसे घटकीय बुद्धि भी कहा जाता है। जिन व्यक्तियों में यह बुद्धि अधिक होती है वह विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक ढंग से सोचने में ज़्यादा निपुण होते हैं या फिर ज़्यादा तेज होते हैं। तो स्टर्नबर्ग के अनुसार 3 प्रकार की बुद्धि परस्पर तालमेल और समन्वय करते हुए क्रियाशील रहती है। तो ये आज आपने देखा बुद्धि के 10 सिद्धांतों को बहुत अच्छे से, जो भी चीज़ें बुक्स में दी गई हैं उन सभी चीज़ों को हमने यहाँ पर देख लिया है।
तो दोस्तों ये आज का हमारा टॉपिक था बुद्धि का सिद्धांत यानी कि थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। तो आपको ये टॉपिक अच्छा लगा और कोई भी डाउट होगा तो आप ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।